एथलेटिको डी मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, बहुत कुछ स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। इस गेम पर बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा इस सीज़न के ऊपर। देखो, इस सीज़न में अगर मैं बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की बात करूँ ना, तो ये दोनों टीम्स अभी भी ट्रेबल तक जीत सकती है, क्योंकि ये दोनों टीम्स अभी भी तीनों कॉम्पिटिशन्स में अलाइव हैं। और इसके साथ अगर मैं एथलेटिको डी मैड्रिड की बात करूं, तो अभी चंद दिनों पहले ही उनको एक हार्ड ब्रेक मिला अगेंस्ट रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में, जहां पर जूलियन अल्वारेस की डबल टच पेनल्टी जो है वो रूल आउट कर दी गई, जिसकी वजह से चैंपियंस लीग से तो एथलेटिको डी मैड्रिड जो है बाहर हो चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ स्टेक के ऊपर है और एथलेटिको डी मैड्रिड जो है अभी भी डोमेस्टिक डबल जीत सकती है। ला लिगा में अगर हम टेबल के ऊपर नजर डालें ना, तो बार्सिलोना इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है। ऑफ कोर्स बार्सा के पास गेम इन हैंड है ओसासुना वाला, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डॉक्टर की डेथ हुई थी उसके बाद से वो गेम पोस्टपोन हो गया था। तो 57 पॉइंट के साथ बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है विद गेम इन हैंड, और उसके साथ रियल मैड्रिड भी 57 पॉइंट के साथ बैठी हुई है सेकंड पोजीशन के ऊपर। लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा गेम खेला हुआ है और एथलेटिको डी मैड्रिड ने भी एक एक्स्ट्रा गेम खेलकर 56 पॉइंट जो है टेबल के ऊपर लिए हुए हैं, और सिर्फ एक ही पॉइंट पीछे है वो बारसा और मैड्रिड से। तो यहाँ पर मोटिवेशन की अगर हम बात करें ना, तो एथलेटिको डी मैड्रिड के पास बहुत सारी मोटिवेशन है अगेंस्ट बार्सिलोना, और सिर्फ ला लीगा ही में नहीं बल्कि कोपा डेल रे में भी उन्होंने बारसा के अगेंस्ट सेकंड लेग खेलना है, जहां पर बहुत इवन टाई चल रहा है, क्योंकि पहला लेग बारसा ने होम पर खेला था, 4-4 के साथ वो मैच ड्रॉ हुआ था। पहले 2-0 के साथ एथलेटिको ने लीड ले ली थी, फिर बारसा कमबैक करती है 4-2 के साथ, लेकिन 85th मिनट के बाद एथलेटिको डी मैड्रिड भी उस गेम में कमबैक कर लेती है। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ थोड़ी सी हिस्टोरिकली देखी जाए ना, तो वो ये है कि रियल मैड्रिड बहुत बार एथलेटिको डी मैड्रिड के दिल तोड़ चुकी है डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, स्पेशली चैंपियंस लीग में। लेकिन अगर हम एथलेटिको डी मैड्रिड की बात करें ना, तो उन्होंने बार्सिलोना के दिल बहुत बार तोड़े हुए हैं, चैंपियंस लीग में भी और ला लीगा में भी। देखो, 2014 की अगर ला लीगा कैंपेन आपको याद हो, तो वहां पर क्या होता है कि बार्सिलोना को सिर्फ एक आखिरी मैच जीतना होता है, और वो आखिरी मैच होता है एथलेटिको डी मैड्रिड के अगेंस्ट है हमारा। बारसा को वो मैच जीतना होता है और एथलेटिको को वो मैच ड्रॉ या जीतना होता है ला लीगा जीतने के लिए। देखो, वो प्राइम बार्सिलोना थी, तो उस सीजन में आखिरी गेम बार्सिलोना 1-1 के साथ ड्रॉ खेलती है एथलेटिको के अगेंस्ट, और एथलेटिको उस सीजन ला लीगा चैंपियन बन जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो चैंपियंस लीग का फाइनल खेलते हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और वो उनको एक हार्ड ब्रेक मिलता है वहां पर, और रियल मैड्रिड जो है वो चैंपियंस लीग उस सीजन भी जीत जाती है। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। अब यहाँ पर बहुत कुछ स्टेक के ऊपर लगा हुआ है, तीनों टीम्स बिल्कुल नेक टू नेक है हर कंपटीशन में ऑलमोस्ट, और यहाँ पर एक गलती अगर कोई भी टीम करती है, तो बारसा या मैड्रिड अगर कोई गलती करेंगे, तो वहां पर हमारे ट्रेबल जीतने के जो ख्वाब है ना, वो चकनाचूर हो जाएंगे। और एथलेटिको डी मैड्रिड ऑलरेडी जो है वो एक बहुत बड़े हार्ट ब्रेक के बाद से आई है, तो क्या वो इसको एज अ मोटिवेशन लेंगे या वो डीमोटिवेट होकर इस गेम में आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। देखो, बारसा को यहाँ पर एक और एडवांटेज ये है कि एथलेटिको ने 120 मिनट की गेम खेली थी चैंपियंस लीग वाली अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो एथलेटिको फिजिकली एग्जॉस्टेड तो होगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि मेंटली वो किस तरह इस गेम में उतरते हैं, क्या मेंटली वो अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। दो उनके मेन प्लेयर इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे, कोरिया जो कि रेड कार्डेड हैं इस गेम के लिए, वो अवेलेबल नहीं होंगे, और वो आपको पता है कि आखिरी 5-10 मिनट में बड़े डिसाइसिव प्लेयर होते हैं। उसके साथ साथ डिपॉल के बारे में भी ये न्यूज़ आ रही है कि डिपॉल भी जो है वो बेसिकली शायद इस गेम के लिए अवेलेबल ना हो, क्योंकि पिछली गेम में आपने देखा होगा कि अगेंस्ट मैड्रिड वो थोड़े से फिजिकली जो है फिट नज़र नहीं आ रहे थे, उनको सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया था। लेकिन अभी इस चीज़ में की कंफर्मेशन नहीं आई, और कहा ही जा रहा है कि उनकी जो फिजिकल कंडीशन है उसको असेस किया जा रहा है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो इस गेम में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो अब देखना ही होगा कि हमारी लाइनअप कैसी खेलेगी इस गेम के अंदर। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पिछली 2 गेम्स मैंने असेस की हैं एथलेटिको वाली, वहाँ से मुझे बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला। अब जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ ये बताई है ना कि ये गेम बहुत ही डिसाइसिव होने वाला है, और यहाँ पर सीजन जो है ना मेक एंड ब्रेक की तरफ जाएगा। देखो, यहाँ पर अब सिम्योनी इस गेम को अप्रोच किस तरह से करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट सवाल होगा।
क्या सिम्यूनी पिछली गेम में जो उनको हार्ट ब्रेक मिला है उसके बाद से इस गेम में ऑल आउट जाएंगे अगेंस्ट बार्सिलोना और अटैक करेंगे, या वो ये सोचेंगे कि यार अगर मैं इस गेम को ड्रॉ भी कर लेता हूँ तो हो सकता है कि मुझे आगे चलकर ऐसा मौका मिले जहां पर अब बारसा और मैड्रिड कुछ पॉइंट्स ड्रॉप करें, क्योंकि इन दोनों ने तो आपस में एक अल क्लासिको भी खेलना है, तो उस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाकर अपनी बाकी की गेम्स जीत जाता हूँ। और बारसा के अगेंस्ट मैच हारने से बेहतर है कि मैं इस गेम को थोड़ा सा बस पार करके खेलता हूँ, ताकि मैं गेम एटलीस्ट ना हारूँ। एटलीस्ट एक पॉइंट अगर मैं यहाँ से ले जाता हूँ तो बारसा के भी 2 पॉइंट्स ड्रॉप होंगे और हमारा जो पॉइंट्स डिफरेंट ऑन टेबल है वो एक ही रहेगा। और साथ ही साथ मैड्रिड भी जो है वो अगले 12 गेम्स में से एक दो गेम्स तो शायद वो वहां पर पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे ही करेंगे। तो हो सकता है इस अप्रोच के साथ अगर सिम्यूनी जाते हैं तो वो एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाएं और वो आपको काउंटर के ऊपर हिट करने की कोशिश करें। अगर आपको याद हो पिछला गेम जो हमने अभी एटलेटिको का गेम खेला था कोपा डेल रे में, तो वहां पर एटलेटिको ने आपको पहले 5-10 मिनट के अंदर 2 गोल स्कोर कर दिए थे। एक चीज आपने बारसा की ये नोट की होगी अंडर हांसी फ्लिक के बारसा को पहले 10-15 मिनट जो है ना वो गेम में एडजस्ट होते हुए लग जाते हैं। और हमने ये चीज देखी भी थी कोपा डेल रे के रिसेंट गेम में कि एटलेटिको ने आपको पहले 10 मिनट में 2 गोल भी स्कोर कर दिए थे। तो क्या होता है कि बारसा के प्लेयर्स जो है ना वो थोड़ा देख रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं कि दूसरी टीम किस तरह से खेल रही है। तो उसी के अंदर अगर आप बारसा को हर्ट कर दो ना तो फिर आप बारसा के अगेंस्ट कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हो। अगर आप पिछला कोपा डेल रे वाला गेम देखो एटलेटिको वाला, तो उसमें सिम्योनी ने क्या किया था कि उन्होंने बारसा का जो ऑफसाइड ट्रैप है उसको अच्छे तरीके के साथ यूटिलाइज किया था, उसको अच्छे तरीके के साथ तोड़ा भी था। और बारसा क्योंकि हाईलाइन खेलती है, बारसा के राइट बैक और लेफ्ट बैक जो है वो काफी चढ़कर फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो उस पे आप बार्सिलोना को विंग पोजीशन के ऊपर या फ्लैंक्स के ऊपर हर्ट कर सकते हो। और यही सेमिनो ने लास्ट गेम के अंदर किया भी था। तो क्या हुआ था कि उन्होंने आपको फ्लैंक्स के ऊपर अटैक किया था और एकदम से वो बॉल जो है सेंटर में डाल देते थे और ऑफसाइड ट्रैप को बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया हुआ था एथलेटिको ने, और वहीं पर उन्होंने बारसा को 4 गोल मार दिए थे। तो यही मेरे ख्याल से अप्रोच जो है दोबारा से एथलेटिको की इस गेम के अंदर भी होने जा रही है। वो डिफेंसिव खेलेंगे और बारसा को काउंटर के ऊपर हर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हैंसी फ्लिक एक बहुत अच्छे लर्नर है, तो उस गेम से काफी कुछ सीख कर फ्लिक भी अपनी इस गेम में जो है वो गेम प्लान तैयार करेंगे। अब बारसा की लाइनअप क्या हो सकती है वो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखो, बारसा की लाइनअप में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि आपकी डिफेंस कौन खेलेगी। इनिगो मार्टिनेज मेरे ख्याल में वो तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या आप अरोहो के साथ जाओगे या आप कुबारसी के साथ जाओगे? क्योंकि हमने ये रिसेंटली देखा है कि सोलोथ ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया रिसेंट गेम्स के अंदर, क्योंकि वो फिजिकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो हेडर भी काफ़ी अच्छा ले लेते हैं, वो बॉक्स के अंदर उनको मार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी लंबे चौड़े प्लेयर हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस गेम के अंदर कुबारसी को रेस्ट कराया जा सकता है और आप अरोहो के साथ उतर सकते हो, क्योंकि फिजिकलिटी में सलोत के साथ वही मैच कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली देखा ये भी गया है कि अरोहो ने भी जो है ऑफसाइड ट्रैप को काफी अच्छे तरीके के साथ अडॉप्ट किया, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। उसके साथ राइट के ऊपर आपको कुंदे, राइट बैक पे कुंदे नजर आएंगे, लेफ्ट बैक पे बाल्दे नजर आएंगे। सेंटर में फिर एक सवाल है कि क्या कसाडो के साथ आप स्टार्ट करोगे या फ्रैंकी डियोंग के साथ स्टार्ट करोगे। देखो, अभी रिसेंटली फ्रैंकी डियोंग बहुत अच्छा कर रहे हैं और कोपा डेल रे की गेम में भी जो हमने 2 गोल कंसीड किए थे वहां पर फ्रैंकी डियोंग जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिवली ज्यादा बेहतर कर सकते थे, लेकिन वहां से प्लेयर निकल गया, उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से डिफेंस नहीं किया, जिसकी वजह से जो है हमें वहां पर गोल पड़ गए थे। तो कसाडो डिफेंसिवली ज्यादा स्ट्रांग है, तो अब देखना ही होगा कि किस तरह से जो है हैंसी फ्लिक इस गेम को अप्रोच कर रहे हैं। वो क्या गेम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो फ्रैंकी डियोंग को स्टार्ट करेंगे, क्या वो डिफेंसिवली अपनी टीम को ज्यादा स्ट्रांग रखना चाहेंगे तो वो फिर कसाडो के साथ पैड्री का डबल पेवट बनाएंगे। और फिर उसके साथ आपके आगे ओल्मो, क्योंकि उनका गेम बहुत अच्छा जा रहा है। मैं एक बात हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर ओल्मो सीजन के आखिर तक फिट रहते हैं ना तो बार्सिलोना इस सीजन में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ओल्मो जो है वो ये गेम स्टार्ट करेंगे और उसके साथ हमारे जो फ्रंट थ्री होंगे वो लामीन यमाल और उसके साथ लेवेंडोस्की और फिर रफीनिया, ये आपके 3 फ्रंट 3 होंगे। तो ये आपकी लाइनअप जो है वो बन सकती है। अब एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि
विला रियल के अगेंस्ट रियल मैड्रिड ने भी ये मैच खेलना है और वो मैच आज होगा और हमें इस गेम से पहले जो है वो पता लग जाएगा कि रियल मैड्रिड के गेम का रिजल्ट क्या आया, क्योंकि विला रियल भी एक बहुत ही ट्रिकी गेम है। वहां पर रियल मैड्रिड भी पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है और अगर मैड्रिड अपने गेम जीत जाती है तो कहीं ना कहीं बारसा और एटलेटिको के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बन जाएगा कि उनको भी जो है 3 पॉइंट्स जो है इस गेम से निकालने हैं। तो ये था यार मैच का प्रीव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।